प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? तो भाई सभी को बहुत बहुत सारा प्यार प्यारे साथी, है ना। चलिए तो बेटा, कल आप लोग बड़ा गुस्सा भी हो रहे थे और गुस्सा होना बनता भी है, लेकिन मेरे दोस्त जो बात सही थी मैंने वही बताई थी, है ना। क्योंकि कल एक बच्चा कह रहा था, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, उसने मैसेज किया कि सर आप बड़ी गड़बड़ करते हैं और क्लास को आगे पीछे करते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने क्लास का टाइम 9 बजे तक, मन का सपोज करो मैं नहीं पहुंच पाता हूं, तो मैंने अभी 9:15 से किया हुआ है, ठीक है। 45 मिनट की लगभग मैंने क्लास रखी हुई है। तो प्यारे दोस्त, कोई मुसीबत या कोई परेशानी होगी तभी ऐसा हुआ होगा, वरना मैं अपने मन से कभी कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे कोई दूसरे व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को या किसी भी प्राणी को मुझसे कोई परेशानी हो, ठीक है। वो मैं सबसे बड़ा पाप समझता हूँ अपने आप में। यदि मुझसे कोई भी शिकायत है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं उस शिकायत को बहुत जल्द दूर करूँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा हम वर्तनी पढ़ रहे हैं और वर्तनी का मतलब होता है बोलने और लिखने का ढंग, है ना। बोलने और लिखने का सही ढंग ही क्या कहलाता है? वर्तनी कहलाता है। आप कोई भी शब्द मुख से बोलते हैं और वो शब्द आप सही उच्चारण नहीं कर रहे हैं, तो आप वर्तनी की त्रुटि कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा जो आप जॉब प्राप्त करने जा रहे हैं ना, उस जॉब का मतलब ही सही से अपने आप में अनुशासन है। मतलब आप अपने अधिकारी से यदि अनुशासन में, सभ्यता में बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपका अधिकारी आपसे खुश होगा। यदि आप थोड़ा सा भी गलत बोलते हैं तो आपका अधिकारी, आपकी सीआर होती है बेटा, करेक्टर रोल होता है एक आपका। जब आप भर्ती हो जाओगे, जब आप वहां पहुंच जाओगे, तब आपको पता चलेगा। अधिकारी यदि थोड़ी सी भी रेड कलम उसमें चला देता है ना, लाल कलम, तो मेरे बच्चे आपके जो इंक्रीमेंट होते हैं, जो सैलरी की दिक्कत, बहुत सारी मतलब अनाउंस होते हैं आप लोगों के लिए, वो परेशान होते हैं, फिर उनमें बड़ी दिक्कत आती है ना। तो मेरे प्यारे साथी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छे से पढ़ते रहना है ना, ठीक है। सभी को प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों, है ना। चलिए बेटा, तो नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा, नाम तो बहुत तेज से चल रहे हैं, ठीक है दोस्त। क्योंकि जब 10,000 बच्चा, कम से कम 12,000 बच्चा क्लास देख रहा हो, तो फिर कमेंट पढ़ना तो बड़ा असंभव हो जाता है दोस्तों। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, वर्तनी की तरफ चलते हैं और जानते हैं इसकी बारे में, सारी बातों को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं दोस्तों। तो बेटा आज हमारी दूसरी कक्षा है वर्तनी की। आइए मेरे प्यारे साथी, तो हेडिंग डालेंगे बेटा वर्तनी, हेडिंग डालेंगे आप लोग वर्तनी, वर्तनी, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं अप्रैल चल रहा है और अप्रैल का भी बेटा माह अब खत्म होने को है, तो बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी करते रहिए, बहुत समय आपको मिलने वाला है। वेस्ट बंगाल, गुजरात के इधर के जो बच्चे हैं और बेटा 7 सिस्टर राज्य हैं हमारे, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, मणिपुर, इधर के बच्चे अभी परेशान होते हैं, भैया हमें तो हिंदी कुछ समझ में आती है, हम अभी थोड़ा परेशान होते हैं हिंदी लिखने में, बोलने में। तो बेटा बिल्कुल नहीं घबराना, आप बहुत अच्छे से तैयारी कराऊंगा, आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी आप पहले चीजों को समझते चलिए धीरे धीरे, ठीक है मेरे दोस्त। चलो, तो बेटा मैंने बताया था कि शब्द की संरचना, शब्द को जो लिखा जाता है, शब्द की संरचना, संरचना 4 प्रकार से मैंने आपको बताई थी, जिसमें बेटा 2 प्रकार मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। जिसमें बेटा तीसरा प्रकार हमारा क्या होता है? उपसर्ग के आधार पर शब्द को लिखना, उपसर्ग के माध्यम से शब्द सही लिखना, शब्द सही लिखना, ठीक है, शब्द सही लिखना, ठीक है बेटा। अब तुम्हें पता है शब्द कैसे लिखा जाता है? उपसर्ग के माध्यम से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग कहते किसको हैं मेरे प्यारे बच्चों? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए बेटा, उपसर्ग वह शब्दांश होता है, लिख देंगे, उपसर्ग वह शब्दांश होता है, वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर, पहले जुड़कर, लिख दीजिए, पहले जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव कर देता है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है ना बच्चों।
उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, जुड़कर उसके अर्थ में, उसके अर्थ में बदलाव, बदलाव बोले तो मेरे बच्चों परिवर्तन, बदलाव बोले तो परिवर्तन कर देता है, कर देता है ना बच्चों, वो होता है बेटा उपसर्ग। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा मेरे प्यारे साथी, एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा, एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा जैसे हार। तो हार एक मूल शब्द है। ये कैसा शब्द है बेटा? एक मूल शब्द है, मूल शब्द। मूल बोले तो बेटा जो मिटाया नहीं जा सकता, बिल्कुल सटीक शब्द है, मूल शब्द है। ये शब्द हमारी जमीन से ही जन्म लेकर बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हम इस शब्द में कुछ उपसर्ग लगा करके इस शब्द के अर्थ को बदल सकते हैं। हार क्या होता है? एक तो हार जीत होती है जो पराजय बोलते हैं बेटा। एक हार होता है गले में पहनने वाला आभूषण। गले में जो आप आभूषण पहनते हैं हार होता है, उसे पहनते महिलाएं पहनती हैं, हमारी मम्मी, हमारी भाभी, बहन पहनती है ना बेटा गले में, तो वो हार होता है, वो भी आपको पता है। तो मेरे बच्चों हार के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो मेरे बच्चों पराजय, जब हम जीत नहीं पाते किसी से, है ना। और एक होता है मेरे बच्चे गले का आभूषण, गले का आभूषण, ठीक है मेरे बच्चों, गले का आभूषण, ठीक है, क्लियर है ना। अब मैंने इस शब्द के आगे उपसर्ग लगाया मेरे दोस्त, मैंने इस हार शब्द के आगे क्या लगाया मेरे बच्चे? उपसर्ग जोड़ा। देखो कैसे जोड़ा, एक तो लगाया मैंने प्रे, तो शब्द क्या बन गया बेटा? इधर लिखता हूं उदाहरण आपका, शब्द बन जाएगा मेरे दोस्त प्रहार। प्रहार, प्रहार होता है किसी पर वार करना। आपने पत्थर उठाया और किसी के सर में देके मारा तो उसका सर फूट गया, तो बेटा आपने प्रहार किया ना, आपने प्रहार किया, जो प्रहार उसको भारी पड़ा, उसका सर में चोट लगी, उसको खून निकल गया, वो तो आपने प्रहार किया, उसको मारने के लिए वार जो करते हैं। एक बच्चों मैंने इसके आगे क्या लगा दिया मेरे प्यारे बच्चे? उप लगा दिया, उपसर्ग। अब उपसर्ग लग जाने से शब्द बन जाता है उपहार। उपहार बोलते हैं किसी को भेंट देना, है ना। मान लीजिए आप अपने दोस्त के बर्थडे में जाते हैं तो आप उसके लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट लेके जाते हैं, तो वो उपहार है मेरे दोस्त, है ना। तो बेटा एक शब्द बन गया उपहार। तो बताओ भाई, इस प्रकार भी हम शब्दों का निर्माण करते हैं, इस प्रकार भी हम शब्दों को लिखते हैं, शब्दों को अच्छे से उनको उनकी संरचना करते हैं, उनको बनाते हैं अच्छे से। समझ में आ गई बात? तो सब लोग कर दोगे ना? वेरी गुड प्यारे बच्चों, यही चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। अभी मैंने आपको शब्द लिखने नहीं सिखाए, अभी तो मैं आपको सिर्फ एक नियम बता रहा हूं कि बेटा उपसर्ग लगाकर भी हम किसी शब्द के मूल शब्द के आगे उस शब्द का अलग अलग शब्द बना देते हैं और वे शब्द सार्थक होते हैं, जैसे प्रहार, उपहार। ओके, वेरी गुड। बोलो बच्चों, किसकी ये बात समझ में नहीं आई अभी? बताइए मेरे बच्चे, समझ में आई बात? क्लियर है ना? तो बेटा इस प्रकार भी आप बना सकते हैं, है ना। और जब मैंने कहा कि आपने कुछ खा लिया, कि हाँ मैंने आहार ग्रहण कर लिया, है ना, तो मेरे बच्चों मैंने इसके आगे क्या लगा दिया? ए लगा दिया, सॉरी आ लगा दिया। तो बेटा शब्द बन गया आहार, कि मैंने भैया हाँ कुछ खा लिया, आहार। खाद्य पदार्थ ही तो आहार होता है। सिंपल सी बात है यार, आप लोग ऐसे आंसर दे सकते हैं। बताइए किसकी बात समझ में नहीं आई? वेरी गुड बच्चों। तो उपसर्ग विधि से भी आप शब्द का निर्माण करते हैं। अब मेरे बच्चे चौथा नियम जो हमने जाना था कि हम प्रत्यय के माध्यम से भी शब्द का निर्माण करते हैं, है ना। तो लिखेंगे प्रत्यय के अनुसार शब्द की संरचना, है ना। प्रत्यय के अनुसार शब्द की संरचना कैसे करते हैं? प्रत्यय किसे कहते हैं बेटा? ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले आपको ये पता होना चाहिए जी प्रत्यय किसे कहते हैं। हमको तो पता ही नहीं है भैया प्रत्यय का मतलब क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं है, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। हमें तो अभी तो इंटर किया था, है ना। अब भैया इंटर करने के बाद तैयारी करने लग गए नौकरी के लिए, हम तैयारी में लगे हुए हैं, तो हमें पता नहीं है प्रत्यय क्या होता है। लेकिन बेटा छोटी छोटी क्लासों में सिखा दिया जाता है ये मामला भी, प्रत्यय वाला भी। तो लिखेंगे
मेरे बच्चे प्रत्यय के बारे में, पहले प्रत्यय के बारे में लिख लीजिएगा। लिखेंगे यह वे शब्दांश होते हैं, वे शब्दांश मतलब शब्द का अंश होते हैं, है ना। ये वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, है ना। किसी मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, है ना, या बच्चों पीछे जोड़े जाते हैं, लगाए या जोड़े जाते हैं, है ना। ये वे शब्दांश होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूं, देखिएगा। मैंने एक उदाहरण लिखा बच्चों आपके सामने। मैंने एक मूल शब्द लिया धर्म। भाई तुम्हें पता है बेटा, परसों पुलवामा में कितना मतलब कि मैं तो ये कहूंगा कितनी मतलब दर्दनाक घटना घटी है। तो वो धर्म को पूछ करके घट रही थी। वहां ये बताया जा रहा था, वो धर्म पूछे जा रहे गए कि आप किस धर्म के हैं, कि आप हिंदू धर्म के हैं। तो लीजिए ले गोली मार दिया उसको जान से। अरे ये क्या है यार, ये तो बड़ा मानवता का वध है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कुछ नहीं है बेटा, ये सब हमारे लोगों के मन के बीच के एक वहम है ना। अरे हम मानव हैं, हम सब एक साथ हैं, हम सब भाई भाई हैं। ये सब बेकार की बातें फैली हुई हैं। जो वहां घटना घटी वो धर्म को लेकर घटी, ऐसा बताया गया, ऐसे वहां से बयान मिले। ठीक है, तो बेटा मैंने मूल शब्द लिया धर्म। अब मैंने पीछे इसमें एक प्रत्यय लगा दिया मेरे बच्चों, एक। तो शब्द क्या बन गया, शब्द में परिवर्तन आ जाएगा, है ना। शब्द में क्या परिवर्तन आ जाएगा मेरे बच्चों, ये ध जो है ना, ये यदि लघु स्वर है तो ये दीर्घ स्वर बन जाता है। कैसे, देखो बेटा, ये बन गया धार्मिक। क्या बन गया, ये धार्मिक। ये मूल शब्द बन गया धार्मिक। ठीक है, क्लियर है ना। देखो एक प्रत्यय लगने से ध का धा बन गया। इतनी सिंपल छोटी सी बात है, लेकिन प्रत्यय लगने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब यहां धर्म था केवल, अब बात आ गई धार्मिक। कि यार आप तो बड़े धार्मिक आदमी हैं, आप तो हमेशा भजन में, है ना, और भजन कीर्तन और अपने अपने धर्म संबंधी, जो भी अपने अपने धर्म संबंधी ऊपर वाले को याद करता है, ऊपर वाले का भजन करता है ना। जैसे तुम मुस्लिम धर्म है वो नमाज पढ़ते हैं, चाहे बेटा जो सिख धर्म है वो बेटा गुरुद्वारे में जाते हैं, है ना। सब इस तरह से अपना अपना धर्म के अनुसार अपनी अपनी वंदना करते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों एक शब्द लिया मैंने, एसएससी जीडी का बड़ा प्रिय शब्द है। देखो ये शुद्धि, शुद्धि है ना, शुद्धि। लेकिन अब इसमें क्या होता है, इस शब्द में एक छोटी सी बात छुपी होती है। कुछ बच्चे कहते हैं भैया शुद्धि तो ऐसे लिखा जाना चाहिए, है ना। शुद्धि तो ऐसे लिख गया, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे बच्चों जब हमने इसमें क्या जोड़ा, करण प्रत्यय जोड़ते हैं ना, तो तब ये छोटी वाली जो ई है ना, ये छोटी नहीं रहती मेरे दोस्त, ये बड़ी वाली ई बन जाती है। याद रखेंगे, ये भी आपको नियम पढ़ाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं शब्द की रचना करना बता रहा हूं। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, शुद्धिकरण में बड़ी ई की मात्रा आएगी इस प्रकार। करण प्रत्यय लग जाने से ये छोटी ई बड़ी ई में बदलती है। ये बात आपको याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, शुद्धिकरण। अब इसी तरह वृद्धिकरण, प्रस्तुतिकरण, कोई भी शब्द आप लेंगे, मानवीकरण, है ना, तो बेटा सभी शब्दों में बड़ी ई की मात्रा आएगी करण प्रत्यय से पहले। ये मैं आपको नियम में भी पढ़ाऊंगा, अभी रुक जाइए। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपको बताया कि किसी भी शब्द को आपको लिखना है तो आप चार प्रकार से लिख सकते हैं, संधि के अनुसार, समास के अनुसार, उपसर्ग के अनुसार और प्रत्यय के अनुसार। हर शब्द में या तो संधि का नियम होगा, या समास का नियम होगा, या मेरे बच्चों उपसर्ग का नियम लगा होगा, या फिर प्रत्यय का लगा होगा। कोई ना कोई नियम उसके अंदर बैठा होगा उसकी कुंडली में। ये बात आप ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है भी विनीत, हाँ विनीत प्रिया बेटा, हाँ सही बात है, बिल्कुल समझ रहे हैं, अच्छी बात है, यही चीजें ध्यान रखनी है। ओके चलो, तो बच्चों यहां तक की बात आप समझ आई होगी आपको। आगे आइएगा। अब बच्चे मैं चलता हूं नियम नंबर 1 की तरफ,
आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देखो, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, इसमें सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भाई हमारे जो स्वर होते हैं वो कभी भी आधे नहीं होते, व्यंजन आधे किए जा सकते हैं। स्वर कभी आधा नहीं किया है, स्वर को कभी तोड़ा नहीं जा सकता बेटा, याद रखना। जो व्यंजन ध्वनियां हैं उनको आप तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कैसे भी अपनी तरह रूप दे सकते हैं, लेकिन स्वर ध्वनियां जो 11 ध्वनियां हैं उनमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये चीज याद रखना, ठीक है। और ये चीज हमें ध्यान रखनी है अच्छे से। तो बेटा लिख देंगे, लिख देना मेरे प्यारे बच्चों कि स्वर ध्वनियों को, स्वर ध्वनियों को कभी भी तोड़ा या आधा नहीं किया जा सकता, आधा नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, कभी आधा नहीं किया जा सकता है। व्यंजन वर्णों को किया जा सकता है। यहीं पर लिख देता हूं विशेष करके, यहीं पर लिख देता हूं बेटा विशेष करके, व्यंजन वर्णों को आधा किया जा सकता है, किया जा सकता है। स्वरों को कभी आधा नहीं किया जा सकता, व्यंजनों को आधा किया जा सकता है। अब वो कैसे किया जा सकता है, देखो ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, आपने मानो के लिखा, के कबूतर, है ना, एपेनार आप हम, तो बेटा ये तो स्वर हो जाते हैं। जो के कबूतर लिखते हैं हम लोग, तो तुम्हें एक बात पता है, इसको आधा करना हो तो कैसे करेंगे, कैसे करोगे? तो बेटा इसको आधा करना है तो आप इसके नीचे हलंत नहीं लगाओगे ऐसी जगह। जब किसी शब्द के बीच में ये आ रहा हो तो आप उसको आधा नहीं, वैसे आधा नहीं कर सकते हलंत लगा करके, नहीं। आप मेरे बच्चों इसकी जो ये पूंछ है ना, ये वाली जो पूंछ है ये वाली, इसको बेटा यहां से इस प्रकार कर देते हैं, ऐसे। इसकी जो नीचे वाली पूंछ थी ना, पूंछ को आप हटा देंगे तो ये वर्ण आधा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इससे कोई भी शब्द आपने बोला कि मुझे तो पक्का पपीता खाना है, पक्का पपीता खाना है ना, तो बेटा पक्का, देखो मैंने आधा क्या कैसे किया, इसकी पूंछ जो थी वो काट दी, वो हटा दी, तो पूंछ हट जाने से ये वर्ण हमारा आधा हो गया। समझ में आ गई मेरे बच्चों बात? कर देंगे इस चीज को आप क्लियर कर दोगे ना? ध्यान रखना। ऐसे ही बेटा जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई खे है, खे वर्ण, खे वर्ण लिख दिया मैंने आपके सामने ये वाला। अब खे वर्ण है, इसको आप आधा कैसे करोगे? क्या करते हैं बेटा, इसकी तो पूंछ हटा दी आपने, पूंछ है ना, इसकी तो पूंछ हटा दी, लेकिन इसका क्या करोगे बेटा? ये जो खड़ी पाई है ना, ये जो खड़ी वाली पाई है, इसको खड़ी पाई बोलते हैं। डंडा जो रेखा जो आ रही है खड़ी वाली, ये खड़ी रेखा को हटा दिया जाता है और मेरे दोस्त इससे ऐसे बन जाता है, फिर ये ऐसे ऐसा रूप धारण कर लेता है, ठीक है। अब तुम इससे संबंधित कोई भी शब्द बनाओ। तुमसे मैंने कहा कि भाई तुम एक बात जानते हो कि हाँ भैया बताओ, कि तुम्हारे गांव वाला जो वो था उंगली माल, जो डाकू था यार, वो बड़ा विख्यात था। उसे बहुत बहुत दूर के लोग जानते हैं कि वो लोगों को मारता था, उनकी उंगलियां काट लेता था और वो उंगलियां एक माला में पिरोकर अपने गले में डाल लिया करता था। तो ये बात तो बड़ी विख्यात है, बड़ी प्रसिद्ध है, उसने तो बड़ी ख्याति प्राप्त करी। तो मेरे बच्चों आप इसके अनुसार इस तरह से उस वर्ण को आधा कर सकते हैं, कर सकते हो ना? तो मेरे दोस्त मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, विख्यात। तो इसकी खड़ी पाई जो थी वो हटा दी, खड़ी पाई, इसकी तो पूंछ हटा दी, पूंछ हटा दी आधा करने के लिए, इसकी बेटा खड़ी पाई हटा दी। लिख रहा हूं यहां पर, खड़ी पाई हटा देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। और ऐसे ही बेटा एक शब्द लिख दिया मैंने,
ख्याति, ख्याति माने प्रसिद्धि। तुमने बड़ी ख्याति प्राप्त की है, बड़ी विख्यात हैं आप लोग, है ना। ऐसी मैंने बोला अरे बड़े वो तो कुख्यात आदमी है यार, कुख्यात डाकू है, उससे तो दूर रहो, उसके तो पास भी मत जाओ, कुख्यात कुख्यात, है ना। इस तरह से आप लोग आधा कर देते हैं, है ना बच्चों। बेटा ऐसे गे को आधा कर देंगे, गे है ये, गे की भी, गे को भी आधा करना है तो मेरे बच्चों ऐसे कर देंगे, ऐसे बस। इसकी भी खड़ी पाई हटा देंगे और इससे संबंधित भी शब्द लिखना है तो लिख देंगे गिलानी। अरे यार बड़ी गिलानी आ रही है मुझे तो उसकी बात सुन करके, है ना। क्लियर बेटा। तो याद रखेंगे जिनकी ये पूंछ होती है उसकी तो पूंछ हटा देते हैं, और मेरे दोस्त जिसमें बेटा खड़ी पाई लगी होती है उसकी खड़ी पाई हटा देते हैं व्यंजन वर्ण को आधा करने के लिए। लेकिन स्वरों को आधा नहीं किया जा सकता। यदि स्वर कहीं भी लिखा जाएगा तो पूरा ही लिखा जाएगा। ये तो किया जा सकता है कि कहीं पर लघु स्वर आता है, कहीं पर दीर्घ स्वर आता है, बस इतना तो आप कर सकते हैं। अन्यथा आप कोई भी बदलाव, कोई भी विकार, कोई भी परिवर्तन कभी नहीं कर सकते, है ना। कुछ लोग बोलते तो हैं लेकिन बोलने का ज्ञान नहीं होता मेरे बच्चे, है ना। वो कुछ का कुछ बोलते हैं बेटा, वो देशज भाषा बोलते हैं, है ना। वो अपने यहां खुद जन्म देते हैं और खुद ही उसे विख्यात करते हैं। बोलो बच्चों, क्लियर है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई, बताइए बेटा, बोलो। तो बच्चों जैसे मैं कुछ शब्द देता हूं आपको, स्वर से संबंधित भी ऊपर लिखता हूं। मैंने कहा आपसे बेटा, एक उदाहरण दिया कि आप मुझे अधीन लिखकर दिखाइए, तो बोलने वाला क्या करता है, उच्चारण गलत करता है, और वही गलती है वर्तनी की। मैंने आपसे कहा कि यार आप तो उसके अधीन रहकर काम करते हैं, वो कहता है आधीन, आ लगा देता है जो गलत है। मेरे बच्चों मैंने कहा भाई अधीन शब्द लिखो, उसने आधीन बोल दिया, तो बेटा ये जो आधीन शब्द है ना ये गलत है। शब्द सही होता है अधीन, है ना। सही जो इसका आंसर होगा वो मेरे बच्चे क्या होगा, आधीन नहीं होता बेटा, अधीन होता है। अधीन का मतलब होता है जब आप किसी के अनुसार सारा जीवन जी रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है, उसकी तरह से ही सारे कार्य कर रहे हैं। मैं तो उसके अधीन हूं, जैसे वो बोलेगा वैसे कर लूंगा, ठीक है। मैंने आपसे बोला अरे भाई उनका जो मेरे जो पड़ोस वाले अंकल हैं चाचा रामलाल, उनका जो बेटा है ना सोनू, अरे बड़ा नालायक आदमी है यार, है ना, बड़ा नालायक बच्चा है। तो बेटा नालायक होता है नालायक होता है क्या होता है, एक बार सब लोग बताओ मुझे कमेंट करके जल्दी से, चलो सब लोग बताएंगे क्या होता है बेटा, बताओ। तो मेरे बच्चों नालायक नहीं होता, शब्द होता नालायक, जो लायक ना हो, योग्य ना हो, है ना, उसे बोला जाता है नालायक। तो मेरे बच्चों यही शब्द आपको ध्यान रखने हैं। तो बेटा ये नालायक मत कह देना, नालायक नहीं होता, नालायक शब्द नहीं होता, शब्द होता नालायक, जो लायक नहीं है लेकिन अपने पिता की औलाद तो है, पिताजी को तो प्यारा है लेकिन नालायक है। तो बेटा ये भी आपको ध्यान रखना है, नालायक, ठीक है मेरे बच्चे, नालायक। क्लियर है ना बेटा। ये छोटी छोटी बातें मैं समझाता चल रहा हूं, इनको ध्यान रखना कि बोलने का तरीका और लिखने का तरीका ही वर्तनी है। कोई दुनिया की ताकत आपको ये नहीं सिखा सकती कि इस चीज को ऐसे करना है। आपको शुद्ध बोलना है तो शुद्ध बोलकर ही आप अपनी वर्तनी सुधार सकते हैं, अन्यथा रटकर कभी नहीं सुधार सकते। और एक बात ध्यान रखना, ये मैं आपको बताता हूं, एक किताब जब आप लेते एक तरफ शुद्ध लिखा होता है और एक तरफ बेटा अशुद्ध लिखा होता है, एक तरफ शुद्ध लिखा होता है एक तरफ अशुद्ध। तो अशुद्ध वाले को काला कर दो, काली टेप लगा दो, काला टेप लग जाने से काली टेप, अशुद्ध शब्द तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि एक मानव की एक मानसिकता होती है, उसके अंदर एक बेटा प्रारब्ध है ये कि गलत चीज को हमारा दिमाग, गलत चीजों को हमारी बुद्धि बहुत जल्दी कैच करती है ना। सही चीज को पकड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन गलत बात, गंदी बात, गलत शब्द 1 मिनट से पहले आपके दिमाग में आ जाता है, यदि आप उस तरह के विचार रखते हैं, समझे। तो इसी तरह से बेटा इस किताब में भी ये बात ध्यान रखना कि जहां गलत सारणी दी हुई हो उस सारणी पर काली टेप लगा दो, बस आपको शब्द ही सही पढ़ना है, गलत शब्द आप जानते ही नहीं है बेटा। जब सही पढ़ोगे तो सही बोलोगे, सही लिखोगे, सही सब कुछ होगा। ये चीजें ध्यान रखना, सिंपल सी बात है मेरे प्यारे साथी, वरना गलती करते चले जाओगे। ओके चलेगा। अब बच्चे आगे चलते हैं, कुछ और नियम की तरफ चलते हैं, आइए।
आइए बेटा, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, ये नियम वियम बेटा लिखना चाहो लिख लेना, लेकिन कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, आपको सही चीजें सीखनी है बस। नियम नंबर 2, प्यारे बच्चों आप एक बात जानते हैं बहुत अच्छे से, मैं एक टी बनाता हूं बेटा, टी, देखो बेटा बातें नहीं करेंगे, सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। एक मैंने टी बना दिया, टी तो अंग्रेजी का शब्द है, टी फॉर टाइगर, यार सब जानते हो इस बात को, है ना। एक टी बना के दिखाया मैंने आपको, टी बना दिया, एक रेखा तो सीधी खींच दी, एक रेखा मैंने ऐसे खड़ी करके बना दी, है ना भैया। देखो बच्चों बहुत बेसिक से, क्योंकि मेरे प्यारे साथी जो हिंदी भाषी वाले बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से जान जाते हैं, एकदम पकड़ लेते हैं, लेकिन बेटा मुझे उन्हीं से मतलब नहीं है, मुझे जो बच्चे हिंदी भाषी राज्य से नहीं है, गैर हिंदी भाषी राज्य से हैं, जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र है, इधर तुम्हारा वेस्ट बंगाल है, कर्नाटक है ना, तमिलनाडु है, केरल है, बेटा इधर के जो बच्चे हैं, गुजरात है, इधर के बच्चे हैं, और हमारे ये असम, मेघालय, मिजोरम, इधर के बच्चे हैं, इन बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। झारखंड, बिहार, है ना, ये बच्चा पकड़ लेता है, लेकिन वेस्ट बंगाल का बच्चा भी कम पकड़ता है हिंदी को, है ना, लेकिन धीरे धीरे सब जान जाओगे, बहुत समय है। तो मेरे बच्चों एक बिंदी आपने ऊपर लगाई, ये बिंदी है ना, इसे क्या बोलते हैं बेटा, बिंदी, बिंदी। एक बिंदी आपने ऐसे पीछे लगा दी, है ना, एक बिंदी बेटा जो खड़ी रेखा है आपकी, सीधी जो खड़ी पाही है, इसके नीचे लगा दी, ओके, और एक लगा दी इससे आगे। अब तुम्हें एक बात का ज्ञान होना चाहिए, किसी किसी शब्द में ये बिंदी आपको लगी नजर आएंगी, तो आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि ये बिंदी यदि ऊपर लगी है तो इसको क्या कहते हैं, पीछे लगी है तो इसको क्या कहते हैं, नीचे लगी है तो इसको क्या बोला जाएगा, और सामने यदि इसके आगे लगी है खड़ी पाही के तो इसे क्या बोला जाएगा, ये कौन सी भाषा के शब्दों में लगती है ना। इतना ज्ञान आपको होना जरूरी है, ठीक है दोस्त, क्योंकि आप एक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान की भाषा का आपको ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब है कि बेटा आप उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, है ना। चलिएगा आ जाओ, जो बच्चों ऊपर वाली बिंदी है इसे मेरे दोस्त अनुस्वार कहते हैं, जो नाक से आवाज निकलती है ना, इसे क्या बोलते हैं बेटा, अनुस्वार, अनुस्वार बोला जाता है ना, जिसकी आवाज नाक से निकलती है, समझे आप लोग। और मेरे दोस्त एक इसकी जगह ही आप एक चंद्र बिंदु और लगाते हैं, ऐसे लगाते हो ना चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक। ये आवाज नाक और मुंह दोनों से लगती है, दोनों से निकलती है ना। किसी किसी शब्द पर आपने चंद्र बिंदु भी लगा देखा होगा, जैसे मैंने कहा यार मेरी आंख मेरी आंख में दर्द हो रहा है, तो आंख शब्द आपने जब बोला तो आंख में नाक और मुंह दोनों से आवाज अनुस्वार अनुनासिक की आई, ठीक है। अब बच्चों आती है पीछे वाली ये बिंदी जो लगी हुई है, ये कौन से अक्षर में लगी होती है जी, ये कौन से वर्ण की होती है, ये किसकी आवाज क्या होती है मेरे बच्चे, इसकी आवाज पंचमा अक्षर की होती है, पंचमा अक्षर, है ना। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि जो 25 स्पर्शी व्यंजन है उनके पीछे का जो 5वां वर्ण है ना, वो बेटा आवाज पीछे वाली देता है, ये पीछे वाला। जैसे बेटा के वाला वर्ण आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे अंगा, ऐसे, है ना। अब बात आती है नीचे जो लगा हुआ है, खड़ी पाही जो है हमारी, खड़ी रेखा जो है, इसके बिल्कुल सटीक नीचे जो ये बिंदी आ रही है, इसको क्या बोला जाता है भैया, ये भी बताओ। ये बेटा क्या होता है, उत्क्षिप्त होती है, उत्क्षिप्त। इसको हम ताड़नजात भी कहते हैं, ताड़नजात, है ना। और मेरे दोस्त एक बात और आपको बताता हूं, ये ताड़नजात कभी भी किसी शब्द के शुरू में नजर नहीं आएगा आपको, या तो बीच में या बाद में लगाया जाता है बेटा, कभी भी शुरू में नहीं लगा मिलेगा, ये भी आप याद रखना। और मेरे बच्चों ये वाली जो बिंदी इस रेखा से जो आगे आ रहा है, इसे बच्चों नुक्ता कहते हैं, नुक्ता, नुक्ता। नुक्ता जो होता है ये किस भाषा के शब्दों में लगता है मेरे बच्चों, ये हिंदी में नहीं लगता, ये अरबी फारसी के शब्दों में लगता है, अरबी फारसी के शब्दों में, अरबी फारसी के शब्दों में लगता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। एक बार थम्स अप करके बता दीजिए, क्या ये सभी बात आपको समझ में आ गई। और बेटा इन सभी से मैं एक एक शब्द भी आपको लिखकर दिखा देता हूं अभी।
हालांकि मैं अभी आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। जैसे बेटा मैंने इसके लिए एक उदाहरण लिखा आपके सामने, आंख। आंख, ठीक है, ये है। जैसे बच्चों मैंने लिख दिया सड़ानन, या बच्चों कोई शब्द लिख दिया ड नहीं, जैसे कि एक संधि शब्द कोई भी ले लीजिए आप, व्यंजन संधि का शब्द होता है जिसमें बेटा ये अनुस्वार आता है, क की जगह अनुस्वार में बदल जाता है, पंचमाक्षर होता है ये, है ना। कोई भी शब्द, जैसे मेरी याद नहीं आ रहा, एक शब्द व्यंजन संधि का शब्द है, उसके अनुसार ये पंचमाक्षर आपको मिलेगा, कभी भी बीच में लगा मिलेगा, और है ना, कभी भी मिलेगा बीच में लगा हुआ। ताड़नजात से जैसे बेटा मैंने एक शब्द लिख दिया सड़क। सड़क देखो ये बीच में आ रहा है, ताड़नजात जो बिंदी लग रही है ना नीचे, ये मेरे बच्चों उत्क्षिप्त ध्वनि है। जो ये दो ध्वनि होती हैं ड और ड़, ये वाली, और ये दोनों वर्ण कभी भी किसी शब्द के शुरू में नहीं आएंगे, हमेशा बाद में आएंगे। अनुक्ता, जैसे बेटा आपने लिखा कि मेरे बच्चों आजादी, आजादी, तो देखो यहां मैंने इसका प्रयोग किया, ये अरबी का शब्द है। ओके, क्लियर है ना, कर दोगे ना ऐसे, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों मैं इधर आपको एक बात समझाता हूं। हमने पढ़ा ये वाला नियम, तो बेटा इसमें हम पढ़ेंगे अनुस्वार वाला नियम, अनुस्वार संबंधी, अनुस्वार संबंधी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो मेरे बच्चों एक बात आपको पता होनी चाहिए कि किस स्वर पर अनुस्वार लगता है और किस स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। तो मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूं, देखो बेटा लघु स्वर के ऊपर, लघु स्वर के ऊपर अनुस्वार लगाया जाता है, लगाया जाता है, लगाया जाता है। कोई अपवादित शब्द हो सकता है ना, कोई अपवादित शब्द हो सकता है बस। जैसे बच्चों मैंने लिखा चंद्र, उदाहरण में बच्चों मैंने लिखा चंद्र, उदाहरण में चंद्र। मैंने लिखा मेरे बच्चों दंड, चंद्र दंड, ठीक है। तो आपको दिख रहा है च है, इसमें लघु स्वर निकलेगा ए। मैंने बताया था ए जो स्वर होता है वो बेटा उदासीन होता है, वो हर वर्ण की कुंडली में बैठा होता है दोस्त, है ना, इसलिए आपको याद रखना है। जब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो च के नीचे हलंत लगाकर आप इसके अंदर से ए स्वर निकाल लेंगे, याद रखेंगे। बोलो बच्चों, क्लियर है ना। जैसे बच्चे मैंने एक शब्द लिखा संबंध, संबंध, ठीक है। तो हमेशा लघु स्वर के ऊपर ये अनुस्वार लगता है, अच्छे से याद रखना। अब बच्चों बात इसमें दूसरी वाली आती है, चंद्र बिंदु, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक का प्रयोग हमेशा दीर्घ स्वर पर किया जाता है, दीर्घ स्वर पर किया जाता है। अब तुम्हें ये तो अच्छे से पता है भैया, दीर्घ स्वर होते हैं 7 और लघु स्वर होते हैं बेटा 4, है ना, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। लघु स्वर भी मैंने आपको बताए होंगे, नहीं बताए तो लो अब बता देता हूं बेटा, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रे ऋषि, ये बच्चों हमारे लघु स्वर हैं। और जो दीर्घ स्वर होते हैं मेरे बच्चे वो 7 कौन से हैं, एक तो आ होता है, कलर बदल लेते हैं, मिक्सर सा हो जाएगा बेटा, एक तो आ हो गया, एक बड़ी वाली ई हो गई, एक बड़ा ऊ हो गया बेटा, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया बच्चों, और आपका औ हो गया।
ये आपके 7 होते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, 7 आपके दीर्घ स्वर हैं, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है बेटा। इन्हें मैं करने को बहुत जल्दी जल्दी करवा दूंगा, लेकिन क्या फायदा, फिर आपको समझ ना आए, आपको अच्छे से चीजों की पकड़ ना बने, तो कोई फायदा नहीं है ना। क्योंकि अभी एग्जाम तो एकदम होने वाला नहीं है, यदि मैं तेज करके चलूं उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि बहुत धीरे धीरे सारी चीजों को समझाऊं। तो बच्चों, जैसे एक शब्द मैंने आपसे बोला कि भाई गांधी लिखकर दिखाइए मुझे, सब बच्चे गांधी लिखकर दिखाएंगे, गांधी। तो गांधी पर आपने क्या लगाया, चंद्र बिंदु लगाया ना। इसी प्रकार मेरे बच्चों, मैंने कहा भाई मुझे आप लोग चांद लिखकर दिखाइए, चांद। तो चांद आपने ऐसे लिख दिया, चांद लिख दिया ना। मैंने आपसे कहा कि यार चांदनी लिखना, चांदनी, चांदनी, चंद्रमा की चांदनी लिखकर दिखाना। तो भैया आपने लिख दिया ऐसी चांदनी। बोलो बोलो बच्चों, किसको ये बात समझ में नहीं आई मेरे प्यारे साथी, एक बार अच्छे से बताओ, बोलो बच्चों, है ना। तो बेटा ये बात आपको समझिए, आपसे मैंने कहा अंग, अंग, अंक, अंक। और बच्चों ये भी ध्यान रखना, अनुस्वार हमेशा ए स्वर के बाद में और व्यंजन से पहले आता है। ये भी मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं बच्चों, ध्यान रखेंगे, लिख देंगे, विशेष करके लिख दीजिए, विशेष करके याद रखना बेटा। जिसे आप विशेष बोलते हैं ना, उसे आप अंग्रेजी में जो नोट कहते हैं, नोट कर लो, हिंदी में उसे विशेष बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो बच्चों लिखेंगे अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग हमेशा, अनुस्वार का प्रयोग हमेशा स्वर के बाद, स्वर के बाद तथा व्यंजन से पहले किया जाता है, व्यंजन से पहले, व्यंजन से पहले किया जाता है, व्यंजन से पहले किया जाता है। ठीक है, स्वर से पहले और व्यंजन से, स्वर के बाद, सॉरी, स्वर के बाद तथा व्यंजन से पहले किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, वेरी गुड, बात समझ में आई, कर दोगे ना क्लियर। ये बात अच्छे से ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से, कि अनुस्वार हमेशा लघु स्वर पर लगता है, चंद्र बिंदु हमेशा दीर्घ स्वर पर लगता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अब एक बात और बेटा, एक नियम, तीसरा नियम लिख लीजिएगा, एक नियम और बताना है। शब्द तो बेटा बाद में कराऊंगा, बड़ी ई का छोटी वाली ई में, छोटी ई में परिवर्तन, परिवर्तन, है ना, बड़ी वाली ई का छोटी वाली ई में परिवर्तन। क्योंकि समय का अभाव है तो इसलिए मैं कोई और बड़ा नियम नहीं बताऊंगा अभी, है ना बच्चों। धीरे धीरे सारी चीजें समझेंगे। जैसे बच्चों याद रखेंगे, जब कोई शब्द, जब कोई शब्द एक वचन में लिखा होता है, एक वचन बोले तो एक में, उसका एक रूप दर्शता है, एक वचन में होता है, एक वचन में लिखा होता है, तो उसका, लिखा होता है तो उसके अंत में, अंत में ई बोले तो बड़ी ई, बड़ी, बड़ी ई, बड़ी ई आती है। ठीक है, बड़ी ई वाला स्वर आता है ना, आती है। और जब उसका बहुवचन बना दिया जाता है, बहुवचन बनाने पर, बहुवचन बनाने पर, बनाने पर
बनाने पर बड़ी ई छोटी ई में बदल जाती है, बदल जाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? छोटी ई सॉरी बड़ी ई छोटी ई में बदल जाती है। वो कैसे बदल जाती है उससे संबंधित शब्द लिखेंगे तो आप जानेंगे। बेटा मैंने आपसे कहा, उदाहरण दिया साड़ी, एक उदाहरण दिया आपको साड़ी। साड़ी पर बड़ी ई की मात्रा है, साड़ी एक है, और मैंने कहा कि यार मुझे तो बहुत सारी साड़ियां लेनी है ना। तो मेरे बच्चों ये जो बड़ी वाली ई है ना, ये बड़ी वाली जो ई है, ये बेटा बड़ी वाली ई छोटी वाली ई में बदल जाएगी। कैसे? आप लिखेंगे साड़ियां, आप लिखेंगे बेटा साड़ियां और चंद्र बिंदु लगा देंगे पीछे, है ना, साड़ियां। मैंने आपसे कहा कि भैया नारी, उदाहरण लिखा बेटा नंबर 2 नारी। नारी एक है, नारी एक है, और नारी का बहुवचन क्या हो जाएगा? नारियां, बहुत सारी नारियां हैं, नारियां। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है बात, ऐसे ही लिखना है बेटा बहुवचन में, नारियां। ठीक है। मैंने बोला दवाई, दवाई शब्द लिखा मैंने, दवाई। तो दवाई पर बड़ी ई की मात्रा है। बहुत सारे मेडिकल स्टोर पर आप जाएंगे देखेंगे गलत लिखा हुआ आपको नजर आएगा, दवाइयां पर बड़ी ई की मात्रा नजर आएगी। नहीं तो आज अपने अपने शहर में जाना और देखना, जबकि दवाइयां मेडिकल स्टोर पर हो तो वहां दवाइयां लिखा होगा, तो बेटा वो गलत होगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुवचन क्या हो जाएगा? दवाइयां। इस प्रकार बोलेंगे दवाइयां। समझ गए? तो कर दोगे। तो इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा स्त्री तो स्त्रियां, नाली नालियां, साड़ी साड़ियां, दवाई दवाइयां। कोई भी एक वचन का बहुवचन बनता है तो बड़ी वाली जो ई की मात्रा होती है वो छोटी वाली ई में बदल जाती है। दोस्तों ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। तो बेटा आज की क्लास के यही मेरे को बताना था। और भी बहुत सारे नियम है, रे संबंधी नियम है, ताड़नजात संबंधी नियम है ना, बहुत सारी चीजें हैं, वो समझाएंगे कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर अच्छे देखो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बच्चों जो हमारे गैर हिंदी भाषी वाले बच्चे हैं उनको भी हम साथ लेकर चलें, हमें किसी को छोड़ना नहीं है, हमें सबको एक साथ लेकर चलना है। ठीक है। और यही बेटा मेरा धर्म है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा आज की क्लास के लिए प्रणाम। और बेटा क्लास देरी होने के पीछे कारण मैं नहीं होता, कोई ना कोई ऐसी आपदा ही होती है जो मुझे रोक देती है, वरना दोस्त मैं कभी लेट करना नहीं चाहता। ठीक है। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत, लव यू प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।